हुकूमत के लिए टैक्स बाकायदा आमदनी का जरिया है और मुल्क की सालाना आमदनी की फहरिस्त में टैक्स भी शामिल होते हैं। हुकूमत के अखराजात टैक्स वगैरह से ही पूरे होते हैं। मसलन हुकूमत टैक्स की बदौलत ही सस्ती तालीम, मेडिकल की सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल वगैरह और अशिया पर सब्सिडी जैसी सहूलियात आवाम को मुहैया करती है। टैक्स के हवाले से ताहाल फाल कानून का नाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। सूबाई सतह पर एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल महकमा मौजूद है जो मौसर तरीके से मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटियों की वसूली के लिए खिदमात फराहम करने के अलावा टैक्स दहिंदा के एतमाद की तामीर, टैक्स की अदायगी में सहूलियात की फराहमी, मुनसफाना टैक्सेशन, माली वसाइल की चोरी की रोकथाम, टैक्स बुनियाद को वसी करना, टैक्स की शरह और माकूल छूट उसकी तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स दहिंदगान की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए बेहतर टैक्स के इंतजाम और वसाइल के मुनसफाना इस्तेमाल के जरिए मालियाती गुंजाइश को बढ़ाना भी इसी इदारे का काम है। टैक्स लॉ के मुताबिक सब कुछ चल रहा है, जैसे एफपीआर है, एक्साइज है, लेकिन बहुत से लूप होल्स मौजूद हैं। इसलिए तो आधे से ज़्यादा मैटर्स रेट में पड़े रहते हैं। जब भी कोई नया कानून आप लगाने की कोशिश करें, लग्जरी टैक्स का कानून आया तो 6-6 साल से कोर्टों में पड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। और कि अमीर भी जा रहा है कोर्ट में, गरीब भी टैक्स के खिलाफ कोर्ट में जा रहा है। कोई तो ऐसी बात हो कि लोग उसको फॉलो कर सकें, लोगों को आसानी पैदा हो। 2000 या 3000 टैक्स देना किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अमीर के लिए 4 लाख देना भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों ही डर रहे हैं टैक्स से। इसका मतलब है शायद उन्हें आप पे ट्रस्ट नहीं है, शायद उन्हें लगता है कि आप टैक्स गलत लागू करते हैं। तो आपको कानून डिफाइन करना पड़ेगा, लोगों की मसाइल सुनने पड़ेंगे। उनके बकौल ये है कि उन्हें ट्रस्ट नहीं है। देर इज़ नॉट एन इशू कि भाई टैक्स मुझ पर इतना लग गया तो इतना तुम पे लग गया, ये इशू नहीं है। उन्हें ट्रस्ट नहीं है, उन्हें यही फील हो रहा है गरीब को कि अमीर से टैक्स लिया नहीं जाता जबकि मुझसे लिया जा रहा है। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में जो टैक्स का निज़ाम है उसके 3 लेवल है। एक है फेडरल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठे करती है, फेडरल टैक्सेस है जिसके अंदर इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है और कस्टम ड्यूटी है, मेन बड़े टैक्सेस। उसके बाद प्रोविंशियल लेवल के टैक्सेशन है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की टैक्सेशन है। तो ये 3 सतह का निज़ाम है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो आपको पता है कि पंजाब के अंदर 3 महकमों के ये इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। एक उसके अंदर एक्साइज एंड टैक्सेशन, दूसरा सेल्स टैक्स ऑन सर्विस की कलेक्शन के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, और तीसरा जो हमारा है वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि लैंड से रिलेटेड टैक्सेस को इकट्ठा करता है। एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास इस वक्त तकरीबन इस साल का जो टारगेट है वो 28 अरब रुपए का है। और इस 28 अरब के अंदर बड़े टैक्सेस के अंदर जो है मोटर व्हीकल टैक्स है जो तकरीबन 12 अरब रुपये है, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है तकरीबन जो 8 और 9 अरब के दरमियान इस साल का हमारा टारगेट है, 8.5 बिलियन के करीब है। और फिर एक्साइज़ है वो जो तकरीबन 3 अरब रुपए के करीब है, और बाकी जो फिर छोटे टैक्सेस हैं जिसके अंदर प्रोफेशनल टैक्स है, कॉटन फ़ी है, एंटरटेनमेंट ड्यूटी है, लग्जरी टैक्स ऑन हाउसेज़ है और फार्म हाउस टैक्स है, ये है छोटे टैक्सेस। क्योंकि एक्साइज में 3-4 शोबे हैं, मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरटेनमेंट और अब नारकोटिक्स भी आ चुका है। तो जब बात आप करते हैं प्रॉपर्टी, जो कि डायरेक्टली लोगों पर अफेक्ट कर रहा है फ़िलहाल, क्योंकि घरों में टैक्स जा रहे हैं। कन्फ्यूजन ये थी कि किस घर पे कितना टैक्स लगता है, 5 मरले पे कितना है, अगर कोई बेवा है तो वो एग्जाम्प्ट है कि नहीं है, इस तरह की चीज़ें थी। अगर इन चीज़ों पर फोकस किया जाए तो आवाम जाती थी, आवाम को बताया नहीं जाता था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे मैसेजेस हो जाते हैं, मैसेजेस पे बताया जाता है कि इस टैक्स का इतना रेट है, इस घर पे इतना लगेगा, इस तरह की रेशोज़ होंगी। जैसे कि अब लग्जरी टैक्स आ चुका है, 2 कनाल पे और 4 कनाल पे एक लग्जरी टैक्स है। वो अलग बात है कि वो कोर्ट में इशू चल रहा है, लेकिन अब सारी चीज़ें हैं, अवेयरनेस फैल रही है। आम बंदे को कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो रेमेडी। तो अपना कानून जानने के लिए सबको पहल करनी पड़ती है। और जब एक्साइज़ की जो कन्फ्यूजन है वो तभी दूर हो सकेगी जब आप खुद आकर अफसरों से डील करेंगे, ऑफिस में बैठेंगे। आपका अपना हक है, आपने टैक्स देना है, मुल्क के लिए देना है, तो आप पूछें कि आप पर किस तरह टैक्स लागू किया गया, किस कानून के तहत लागू किया गया। प्रॉपर्टी पर मजीद टैक्स नाफिज करके इस शोबे के मसाइल में इजाफा कर दिया गया है। प्रॉपर्टी के इस पेचीदा निज़ाम के साथ साथ इसमें मौजूद अफराद और घपलों की तरफ कतन तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि इन इकदाम से प्रॉपर्टी के असल खरीदार परेशान हो गए हैं और सरमायाकारी रुक गई है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये मेनली हमारे जो बहुत सारे मुल्कों के अंदर कैपिटल वैल्यू पे लगाया जाता है। प्रॉपर्टी की जो कीमत है उसके ऊपर इसको असेस किया जाता है, उसके एक परसेंटेज जो है लोग एज अ टैक्स पे करते हैं। पाकिस्तान में ये रेंटल वैल्यू पे लगाया जाता है, यानी जिस प्रॉपर्टी का जो रेंट होगा उसकी एक परसेंटेज है जो प्रॉपर्टी टैक्स में देते हैं।
और पंजाब के अंदर इस वक्त जो है ये हम 5% जो रेंटल वैल्यू है उसका प्रॉपर्टी टैक्स है। पहले ये एक्चुअल रेंट पे लगता था जो भी किसी प्रॉपर्टी का, तो उसके अंदर वेरिएशन बड़ी थी। एक 10 मरले का घर का और रेंट है, दूसरे घर का उसी एरिया के अंदर और रेंट है। फिर हमने वैल्यूएशन टेबल बना दिए और इलाकों की कैटेगराइजेशन कर दी, ए से लेके जी तक, ए बी सी डी, ये सारी कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वैल्यूएशन, डिफरेंट रेंटेबिलिटी। यानी जहाँ किराए ज़्यादा है वो ए कैटेगरी में है, जो जहाँ किराए उससे थोड़े से कम है वहाँ बी कैटेगरी में। इसका जो रेंटल वैल्यू हम असेस करते हैं वैल्यूएशन टेबल पे, उसके अंदर दो फैक्टर, एक है लैंड और एक है उसका कवर्ड एरिया। लैंड को एक रेट लगाते हैं उसी वैल्यूएशन टेबल का और कवर्ड एरिया को लगाते हैं। दोनों को जब जमा करते हैं तो ये 1 महीने का रेंट आ जाता है। इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो 1 साल का रेंट आ जाता है। वो जो 1 साल का रेंट आता है उसमें से 10% हम माइनस कर देते हैं, जो वेट है प्रॉपर्टी के अंदर होता है, पुरानी होती प्रॉपर्टी, और बाकी जो होता है उसका 5% हम प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं। तो ये है प्रॉपर्टी टैक्स का निज़ाम, जिसके ऊपर पहले ये सारा मैनुअल था और इसके अंदर बेशुमार प्रॉब्लम थे। हमारे ओवर असेसमेंट के प्रॉब्लम थे, अंडर असेसमेंट के प्रॉब्लम थे, अनअसेस प्रॉपर्टी थी, अंडर असेस प्रॉपर्टी थी। फिर हमने एक कंप्यूटराइजेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया पंजाब के अंदर, और इसमें 6 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऑलरेडी कंप्यूटराइजेशन हो चुकी है। उन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लाहौर भी शामिल है, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला और ये इन एरियाज़ के अंदर अब टोटली कंप्यूटराइज है। और ये मैं आपके जो नाजरीन है उनकी इतला के लिए ये कहना चाहूँगा कि हमारी एक वेबसाइट है पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन, आप गूगल करेंगे तो आपकी वेबसाइट पंजाब की खुल जाएगी। उसमें जाके आप अपनी प्रॉपर्टी टैक्स की असेसमेंट खुद कर सकते हैं और बड़ा सिंपल है। आप उसमें लैंड एरिया दें, 10 मरले है सपोज, तो आप उसके अंदर उसको एंटर कर दें। फिर आपका कवर्ड एरिया है, जितने स्क्वायर फीट है 3000 स्क्वायर फीट है। फिर आपकी जो कैटेगरी है वो भी आपको उसी वेबसाइट से पता चल जाता है। उसको क्लिक करेंगे तो फौरी तौर पे आपका टैक्स असेस हो जाएगा। क्योंकि आप आजकल हमारे अगर सीनियर लोग नहीं भी यूज़ करते तो उनके बच्चे कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वो फौरी तौर पे चेक कर सकते हैं। तो इस निज़ाम के बाद काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। लेकिन हमारा चैलेंज ये है कि अब जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, वहाँ अभी ये प्रोसेस शुरू हुआ है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें हमने अगले 1.5 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना है। जब ये कंप्लीट होगा तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर जो मुख्तलिफ शिकायत जो मिलती रहती हैं लोगों की तरफ से कि जी ये हमें पता नहीं असेसमेंट कैसे होती है, या ओवर असेसमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ये शिकायत बहुत हद तक ठीक भी हैं, और इसी वजह से हमने ये कंप्यूटराइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था। क्योंकि ये जो स्टाफ की डिस्क्रिशन है कि अपनी मर्ज़ी से किसी को ज़्यादा टैक्स लगा दिया, किसी को कम लगा दिया, ये मैनुअल रिकॉर्ड का था। उसके पास कैलकुलेटर था, वो कैलकुलेट कर देता था। जब हमने इसको कंप्यूटराइज़ किया, वैल्यूएशन टेबल बना दिए, अब ये है कि किसी के बस में नहीं है कि वो टैक्स ज़्यादा लगा सके। एक वजह, उसकी वजह ये है, एक तो ये है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर ओवर असेस करेगा तो रिकॉर्ड में आ जाएगा किसने ओवर असेसमेंट की है। मैनुअल रिकॉर्ड में तो आगे पीछे कर सकता था, लेकिन कंप्यूटर में नहीं कर सकता। वो लॉग मेंटेन होता है कि किसने किया, कब किया, किस टाइम पे किया। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी है। उसका सबूत ये है कि जब हमारे पास मैनुअल रिकॉर्ड था, उस वक्त हमारा सर्वे होता था, तो पहले 3 महीने के अंदर अगर प्रॉपर्टी जितनी असेस होती थी उसका 20% तकरीबन अपील में चला जाता था। 20% अपीलें फ़ाइल हो जाती थी। इस दफ़ा जो हमारा सर्वे हुआ है उसमें 6% अपीलें फ़ाइल हुई हैं अभी तक सिर्फ, और 6% के अंदर भी हम बड़ा फ्रीक्वेंटली इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और उसके अंदर कुछ जगहों के ऊपर रिजेक्ट भी होती हैं अपीलें, गलत भी अपील होती है, और कुछ जगह के ऊपर सही भी होती हैं, और वो ज़्यादातर होती है कवर्ड एरिया से रिलेटेड। कि लोग कहते हैं जी मेरा 6000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया नहीं है, आपके स्टाफ ने 5000 की बजाय 6000 लिख दिया है, तो 5000 हम उसको कर देते हैं। वो इशू थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर नहीं वो जा सकते, वो बाहर से कैलकुलेट कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 1 कनाल की प्रॉपर्टी इस तरह। तो ये शिकायत कुछ ठीक है और कुछ जो है वो ऐसी भी हैं जो कि कुछ परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन हम इसको सिस्टम के अंदर इंप्रूव कर रहे हैं। ये सिस्टम से इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे अगली। मोटर रजिस्ट्रेशन के निजाम को कंप्यूटराइज करने के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मोटर रजिस्ट्रेशन दफातर कायम किए जा रहे हैं, ताकि शहरियों को अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए घर के करीब ही सहूलत मुयसर हो। गाड़ियों के टोकन टैक्स की ऑनलाइन वसूली और SMS सर्विस का आगाज पहले ही कर दिया गया है। मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जहाँ तक आप बात करते हैं, दोबारा फीसेस इसलिए हो रही हैं क्योंकि नंबर प्लेट्स का पहले इशू था। जब अब दोबारा से एक क्रैकडाउन किया गया और कहा गया कि आप दोबारा नंबर प्लेटें लगाएं, फैंसी नंबर प्लेटें उतारें, तो दोबारा फीस का रेशो ये आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन पहले हो चुकी थी, पहले उनसे फीस ली थी रजिस्ट्रेशन की मद में, फिर अब जब दोबारा प्लेटें उतरी फैंसी, तो जब एक सरकारी प्लेट लगानी थी तो उसका 1200 रुपया लेके। रजिस्ट्रेशन के बारे में ये है कि अगर कोई ख़राबियाँ थी भी ना, तो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर इसको कर लिया गया है। कल पहले से ज़्यादा इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना, इसके जो नकायस थे, जो इसकी शिकायत थी, वो बड़ी इम्प्रूव कर ली गई हैं।
नकायस भी यही थे कि भी कुछ लोगों में भी था, किसी की पेमेंट नहीं थी, किसी का कोई मसला था, तो वो कुछ होता है। मगर ज़्यादातर तो ये है कि अब स्टाफ भी ज़्यादा पहले था नहीं, अब ज़्यादा भर्तियाँ भी शुरू हैं, स्टाफ भी सारा है, लेकिन मेरा ख्याल अब कोई इतना ज़्यादा नहीं, चूँकि अगर पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग में तो 100% भी आप काम कर देना तो फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। लेकिन मेरा ख्याल अब अल्लाह का शुक्र है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। जो मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी टैक्स से पहले कंप्यूटराइजेशन हो चुकी थी। 2006 के अंदर पूरे पंजाब के अंदर ये कंप्यूटराइजेशन शुरू हो गई थी मोटर व्हीकल की। पहले लाहौर में हुई एज अ पायलट प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद पूरे पंजाब में होगी। तो अगले 2 साल के अंदर हमने पूरे पंजाब में मोटर व्हीकल को कंप्यूटराइज कर लिया। अब वो बड़ा एफिशिएंट डेटाबेस है, इसलिए कि तमाम गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, टैक्सेशन रिकॉर्ड हमारे पास अब कंप्यूटराइज्ड है। हमने उनको नंबर प्लेट्स इशू की, सिक्योरिटी फीचर, हमने उनको एक रजिस्ट्रेशन बुक इशू की जो कि बिल्कुल वही फीचर हैं जो पासपोर्ट के फीचर हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स हैं। अच्छा, उसके अंदर भी ऑटो टैक्स कैलकुलेटर अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके अंदर एक बहुत बड़ी जो अच्छी एक्सटेंशन हमने की है ये कि हमने डीलर्स को अब ये लाइसेंस दे दिया है गाड़ी को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। यानी कि आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको हमारे दफ्तर आने की जरूरत नहीं, आप उसी डीलर को डॉक्यूमेंट्स दें, वो आपसे 2000 रुपये कन्वीनियंस फ़ी लेता है। मोटरसाइकिल में वो और भी कम है, 500 रुपये लेता है, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोसेस करके जमा करवाता है, आपको नंबर प्लेट इशू करता है, आपके घर में वो कागज़ पहुंचा देता है, सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। और जो गाड़ी का मालिक है उसको हमारे दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है। ये भी वो इम्प्रूवमेंट है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों का हमारे ऑफिशियल के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देगा। जो शिकायत की आप बात करते हैं वो ज़्यादातर इस वजह से होती है कि जब उनका रब्ता होता है किसी ऑफिशियल के साथ, वो किसी को मिसगाइड कर सकता है, किसी को टैक्स असेसमेंट के बारे में कोई ऐसी बिहेवियर के बारे में इश्यूज हो सकते हैं। तो जब ये राब्ता ख़त्म हो जाएगा तो ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये डीलर्स अभी तक लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर 15 से ज़्यादा डीलर ऑथराइज हो चुके हैं। हमारा टारगेट है कि 2017 तक ये पूरे पंजाब के अंदर 100 से ज़्यादा डीलर हो। दूसरे लफ्ज़ों में एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उनसे ज़्यादा ये ऑफिस हो जाएंगे जो लोगों के रजिस्ट्रेशन करेंगे प्राइवेट सेक्टर में। रजिस्ट्रेशन बाद दफ़ा 14 में मिसाल है, उस वक्त प्लेट के पैसे जमा नहीं होते थे, तो अब रजिस्ट्रेशन हो गई थी। उस वक्त ये सिस्टम नहीं था, लेकिन जब अब चेक किया है तो उसमें पता चलता है, जब कंप्यूटर पे चेक करते हैं कि इसकी प्लेट के पैसे ही जमा नहीं है, तो उसमें फिर था कि भी क्योंकि सारी गाड़ियों के पैसे उस वक्त तो जमा नहीं होते थे, अब है, अब कोई रजिस्ट्रेशन होती है तो साथ ही वो प्लेट के भी पैसे जमा होते हैं, फिर उसकी डिमांड भिजवाते हैं, 3 दिन में प्लेट तरफ लगेगी क्योंकि इस निजाम से जाली नंबर प्लेटों का खात्मा होने जा रहा है। जाली और गैर कानूनी नंबर प्लेटों के जरिए अमन तबाह करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। जाली और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के खात्मे के लिए गैर कानूनी नंबर प्लेट्स बनाने वालों और लगाने वाले गाड़ी मालकान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और 1 फरवरी 2017 के बाद जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स की हामिल गाड़ियों के मालकान के खिलाफ FIRs का इंतजार शुरू कर दिया गया है। 2016 से पहले इशू होने वाली नंबर प्लेट्स को वार्निंग जारी की जा रही है। जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल दहशतगर्दी और जराइम में मुआवनत का सबब है। समाज दुश्मन अनासिर जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करके अपने मजमूम मकासद में कामयाबी हासिल करते हैं। एक बंदा आता है रजिस्ट्रेशन, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जाता हूँ, काउंटर पे गया, उस बंदे से मिला, उसने फीस भी निकाली, तो मैं ये तो लोगों को चाहिए कि ये एजेंट माफिया के हाथों में ना जाए, ये खुद डायरेक्ट आएँ, खुद काम अपना करवाएं। अब देखें, हमें तो इनके ज़िम्मे, अब मिसाल मेरे पास सुबह 2-3 बंदे आए हैं, एक कहता है जी मैं एक लाहौर से ही हैं, एक फेडरल मिनिस्टर का रिश्तेदार हूँ, तो मेरी जी प्लेट नहीं मिल रही। मैं क्या प्लेट आप बताएं, वो छोड़ें, प्लेट को हमने जब ट्रेस किया है तो वो एक उन्होंने खुद किसी की ड्यूटी लगाई हुई थी जो प्लेट लेके उसने अपने पास रखी हुई थी, तो वो मुझे कह रहे थे मैं 3-4 महीने से लगा रहा हूँ जगह, मेरे पास आज आए हैं, तो साथ ही फिर शुक्रिया अदा करके कि हाँ जी नहीं, वो मैंने एक दफ़ा इस बंदे की ड्यूटी लगाई थी तो कि आप प्लेट वसूल कर लें मेरे पे, आप वो अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह कभी टाइम नहीं है। तो इस तरह के कई आते हैं। बल्कि एक फैसलाबाद से बंदा आया, उसने भी यही शिकायत की कि जी मुझे प्लेट नहीं मिली, मैं इतनी दफ़ा आया। मैं कहा आप मेरे पास आया, मुझे बताएं। जब हमने ट्रेस किया तो बाद में पता चला कि जी मेरे बेटे ने, अच्छा वो मेरा बेटा एक मेजर है, उसने किसी को कहा था, तो वो एक नंबर निकला, वहाँ फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी प्लेट तो फैसलाबाद में है, इन्हीं के बेटे के पास है। तो बाद में कहते हैं जी मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये इस तरह ये पब्लिक डीलिंग में जो है ना, ये वो बहुत है। आप तो 2-3-4 बंदे, मैं तो आज बल्कि मैंने देखा है कि जहाँ से ट्रेस किया है उस पर देखा तो पता चला कि ये फलां बंदे ने वसूल की हुई है, वहाँ से पता चला कि ये प्लेट तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये है, पहले से प्लेटों का भी
माशाल्लाह वैसे इतना कभी काम नहीं हुआ। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर अहमद बलाल साहब या अकरम अशरफ गोंदल साहब, बड़े तजर्बाकार और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने महकमे की जो है ना प्रमोशन की है, और उन्होंने महकमे को बल्कि वहाँ तक ले आए कि जहाँ तक तारीख में कभी ये महकमा नहीं था। और अब जाके पता चल रहा है कि इस महकमे अब तो हमारे पास ये एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट भी है कि जहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, वो सारा उसमें जो भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल अब तो जितनी मेहनत हमारे डायरेक्टर साहब हम तो कर ही रहे हैं अपने स्टाफ के साथ, लेकिन जितनी डायरेक्टर आसिफ साहब और जितने हम नाकों पे फिरना सारा दिन प्लेटों का है, तो आप देखेंगे रश लगे हुए हैं। और प्लेटों के बारे में सारे जो है वो प्लेटें भी मिल रही हैं उनको। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अभी तक डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे पुरानी गाड़ियों को शिफ्ट हमने नहीं किया है, और ये बड़ा अप्रोप्रिएट है और बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने टोटल कॉन्टैक्ट ख़त्म करना है तो टैक्स को, ट्रांसफ़र को और रजिस्ट्रेशन को, तीन हमारे बड़े एरियाज़ हैं, टैक्स, ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन, ये तीनों जो है DVRS में शिफ्ट करें। जो आपने सक्सेसफुली न्यू रजिस्ट्रेशन लॉन्च कर दिया है, इसके अंदर पूरे पंजाब में किसी डीलर की अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का है, जो कि हम 1 जुलाई से कर रहे हैं। और टैक्सेशन जो है ये पोस्ट ऑफिस जो भी कलेक्ट कर रहा है, ये भी हम 2017 में ख़त्म कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का निज़ाम ज़्यादातर जो है वो मैनुअल है, तो ये भी प्राइवेट सेक्टर को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर ये एजेंट माफिया का और बाकी जो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनके जो बिहेवियर के इशू वो खत्म हो जाएंगे। देखिए जी, मोटर ब्रांच में 3-4 चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो होती है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, जिसमें नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है। फिर गाड़ियों के दूसरे नंबर पे होती है उनके डुप्लीकेट तैयार करना और उनकी ट्रांसफ़र के मद में। और जो एक जो है टैक्स है वो सबसे होता है जो रोड यूज़र टैक्स होता है, जिसको हम टोकन टैक्स बोलते हैं, वो ये होता है। लेकिन इस साल से जो नई कानून साजी आई है, उस कानून साजी के मुताबिक अगर किसी भी बंदे ने महकमा एक्साइज से रीडेबल प्लेट बोलते हैं वो नहीं लगाई, तो वो जो है वो प्लेट इलीगल है। यानी कि आप देखें कि तकरीबन लाहौर में जो है 20 लाख मोटरसाइकिल गाड़ियां अगर रजिस्टर्ड हैं, तो 20 लाख गाड़ियों में से सिर्फ जो है 3 से 5 लाख गाड़ियों में ये और मोटरसाइकिलों में प्लेट्स लगी थी। यानी 15 लाख गाड़ियां सिर्फ लाहौर में इलीगल हो गई। यानी कि वो अगर सड़क पर सफर कर रही हैं तो वो गैर कानूनी है। इसके लिए इनको चाहिए था कि पहले ये इसका कोई मनसूबाबंदी करते, कोई लाहे अमल तैयार करते, मरहलावार उसको एकदम से गैर कानूनी करार ना देते। ये कहते हैं कि मरहलावार 1 साल में, 2 साल में तकरीबन। और दूसरा ये कि अगर क्या आज ही महकमा एक्साइज के पास लाहौर में 15 लाख बंदा चला जाए कि जी हमारे लीगल प्लेट जो है कंप्यूटर जारी किया जाए, तो क्या इनके पास इस तरह का सिस्टम है कि ये जो है वो लीगल प्लेट जो है वो सिर्फ इतने दिन में इशू कर देंगे? इनका अपने पास सिस्टम नहीं है, लेकिन इनका मकसद सिर्फ पैसे इकट्ठे करना। देखिए अब तकरीबन 15-16 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं, उनसे ये फी प्लेट जो है वो 750 रुपए ले रहे हैं। अभी मोटरसाइकिल वाला गरीब आदमी है, आप उनको जो मजबूर करते हैं जी आप फौरन 750 रुपए की प्लेट ले। जो चीज़ पहले लीगल थी वो एकदम से रातों रात इलीगल कैसे हो गई? अगर इलीगल थी भी, आप अपनी अगर महकमे की कारकर्दगी देखें तो आप गुज़िश्ता 5 सालों में 4.5 लाख लोगों को कंप्यूटराइज प्लेट्स नहीं बना के दे सकते। इनके मुख्तलिफ उसमें ठीक है कि इनके मुख्तलिफ टेंडर्स के जो थे वो हो जाता था। जर्मनी से प्लेटें इन्होंने मंगवानी थी, वो फिर आगे इनका अपना प्रेस लगा हुआ है, वो वहाँ से बोझ करके आगे इशू करते हैं। इनके पास पीछे से मटीरियल नहीं आ रहा था। आपके अपने महकमे की कारकर्दगी का और आपके अपने अफसरों की कारकर्दगी का ये हाल है कि आप खुद जो है 3 से 4 साल लोगों को प्लेट जारी नहीं कर सके। तकरीबन 6 से 7 लाख प्लेटें जो थी वो पेंडेंसी पड़ी हुई थी, वो आपने नहीं उनको दी, तो तब आपके लिए वो कोई गैर कानूनी इक़दाम नहीं। लेकिन अब जो शहरी रोड पे सफर कर रहा है, इन्होंने यानी कि पूरे शहर में गाड़ियों पे और मोटरसाइकिलों पे सफर करने वाले लोगों को यरगमाल बना लिया है। यानी कि लोगों का अपने मुल्क में, अपने शहर में, देखें वो गाड़ी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड है, वो रोड यूजर टैक्स भी दे रही है, वो टोकन टैक्स भी अदा कर रही है। लेकिन अगर आपने अचानक उसकी अगर नंबर प्लेट कर दी तो आप उसको रोक के किस तरह एक दिन में कह सकते हैं कि अच्छा, अगर कोई बंदा एक्साइज के ऑफिस में चला जाता है मुझे प्लेट दे, तो ये 10 दिन से पहले उसकी प्लेट नहीं देते। यानी इनका सिर्फ मकसद लोगों से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना है। और जहाँ तक आवाम को सहूलत देने की बात है तो ये महकमा हमेशा से उसमें नाकाम नजर आया है। और जहाँ तक अपने इनके रिश्वत इकट्ठे करना है, अपनी जेबें भरना है, तो इन्होंने नत नए तरीके बनाए हुए हैं। इन्होंने अपने प्राइवेट आदमी रखे हुए हैं। मैं उस दिन बता रहा हूँ कि मसलन इनके पास इनको वेपन रखने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप देखें कि जो मोटर ब्रांच के लोग जो सड़कों पे नाके लगा के लोगों की गाड़ियाँ रोक रहे हैं कि जी आपने प्लेट्स गलत लगाई हैं, उन्होंने प्राइवेट वेपन्स रखे हुए हैं, प्राइवेट गुंडों की खिदमात ली हुई है, लोगों को ज़बरदस्ती हरासा करके, डरा के, धमका के, मकसद सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना है, ना कि लोगों को महकमे से कोई सहूलत फराहम करना। ये हमने ये शुरू किया है, ये सीएम साहब के नोटिस में ये बात आई थी कि बाद ऐसे वाक़यात हुए जिस पे बाद में नंबर प्लेट ही नहीं मिल रही थी, या गाड़ी पे नंबर प्लेट जिस तरह कोई वारदात हो जाती है, नंबर प्लेट गलत लगाई हुई थी, जैली जिस तरह बाहर से बनवा के लगा देते थे। इस पे ये एक्शन शुरू हुआ था
और फिर ये हमारे सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, उनकी मीटिंग के दौरान ये फिर फैसला हुआ था कि ये सरकारी जो एक्साइज की नंबर प्लेट है वो ही सिर्फ गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे या कोई भी कमर्शियल गाड़ी पे वो ही अवेज़ा हो, उसके अलावा कोई ऐसी ना हो जिस तरह जगह जगह दुकानें खुली हुई थी और सारी वो नंबर प्लेटें अपनी मर्ज़ी की बना के ले जाते हैं और लगा लेते हैं, जिससे कि सुराग भी नहीं मिलता अगर कोई वारदात हो। ये फिर पुलिस डिपार्टमेंट से, ये फिर इस तरह सेक्रेटरी साहब, आईजी पंजाब और दूसरे डिपार्टमेंट, सेफ सिटी, ये सारे डिपार्टमेंट ने मुल्हिका मिल के फिर ये तय किया गया था कि ये सरकारी नंबर प्लेट आवेदन इसको करनी चाहिए। उस पर ये एक्शन शुरू है और मेरा ख्याल अब तो खैर 90% से ज़्यादा आप कोई भी गाड़ी देखेंगे, मेरा ख्याल आपको कोई गाड़ी नज़र आएगी, उसमें ये होगा कि उसकी पेमेंट नहीं है या पुराने मॉडल की है, उसको पता नहीं है। लेकिन इतनी अवेयरनेस हो गई है कि टीवी पे, अखबारों में कि प्लेट सरकारी नंबर प्लेट लगाएं, उसके अलावा दूसरी नंबर प्लेट को तो हम तो वैसे ही उतार देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या कोई भी हो, उसकी प्लेट आपने देखा होगा पीछे टीवी पे कि कोई भी जितना मर्जी बासर बंदा भी, लेकिन उसकी प्लेट हमने ज़रूर उतारी है, उस पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चूँकि ये देखें हमारे सीएम साहब का एक विजन है और ये सारा उन है कि भी प्लेट नंबर प्लेट, और ये मेरे ख्याल लोगों के लिए भी अच्छा है, बजाय फैंसी नंबर प्लेटें लगाने से ये अच्छा नहीं है कि आप सरकारी नंबर प्लेट लगाएं और वो सारा। अब देखें अब लाइनें लगी हैं सिर्फ इसलिए वजह से कि भी अब जो पकड़ दकड़ या बाहर जो हम करें, और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कानून भी एक नाफिज हो गया है इसके बारे में। ये जो नंबर प्लेट वगैरह बनाते हैं इनको जुर्माना और कैद भी अब हो गई है, बल्कि हमने अगले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला, पहले हमें ये था कि भी इनको ज़रा दुकानदारों को, ताकि इनका रोज़गार ख़राब ना हो, इनको ज़रा वार्निंग दे दें, फिर कर दें। पिछले दिनों में हमने मिंट कुमरी पे और लाहौर में काफ़ी जगह पे एक्शन किया, काफ़ी दुकानें बंद कराई हैं, इनसे प्लेटें बरामद करवाई हैं। लेकिन अब हमने ये प्रोग्राम बनाया है नेक्स्ट वीक से कि जहां अगर किसी से प्लेट निकली, किसी दुकानदार ने जाली नंबर प्लेट बनाई, उस पर उधर ही पर्चा दे के उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब हमने उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वार्निंग के लिए काफ़ी टाइम हमने वैसे दे दिया है। और प्लेटें भी जो हैं उसके में भी कोई मसला नहीं है, अगर प्लेट को बंदा जमा करवा के उसकी डिमांड वगैरह इसे भिजवा देता है, 2-3 दिन में प्लेट आ जाती है। अगर उस पर कोई ये मसला ना हो, किसी ने गाड़ी ख़रीदी होती है, प्लेट पहले मालिक के पास होती है, लेकिन वो प्लेट लेने इधर आया होता है कि जी मुझे प्लेट, तो जब पता करते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो पहले मालिक के पास है, आपने गाड़ी ख़रीदी? जी मैंने तो ख़रीदी। तो ये जो पब्लिक डीलिंग में ये थोड़े से ये आती हैं, लेकिन फिर बंदे को अपना ही कोई कसूर होता है। डिपार्टमेंट का भी डिले अगर हो जाता है, लेकिन वो कसर निकल जाती है, बंदा 1-2 दिन डिले हो ही जाता है। लेकिन हमने प्लेटों के लाखों प्लेटें उतारी हैं, हमने लाखों की तादाद में प्लेटें उतारी हैं और हमने उसको ज़ाया भी किया है हर चीज़ वगैरह। लेकिन अब तो अवेयरनेस इतना है कि अब तो हर बंदा प्लेट के मेरा ख्याल उसके जा ही नहीं सकता रोड के ऊपर। सारी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में आप देखेंगे कि प्लेट्स की एक स्पेसिफिकेशन होती हैं, सिक्योरिटी फीचर में अपनी मर्जी से कोई बना के प्लेट नहीं लगा सकता। आपने देखा इन सड़कों के ऊपर लोगों ने तस्वीरें भी बनाई हुई थी प्लेटों पे, अपने नाम भी लिखे हुए थे, अपनी ज़ात बरादरियाँ भी लिखी हुई थी। इसको स्टैंडर्डाइज करना बड़ा ज़रूरी था और हमने ये निज़ाम जब मुतारिफ़ करवाया सिक्योरिटी फ़ीचर नंबर प्लेट का, तो ये प्लेट के अंदर इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फ़ीचर है जिससे ये रिकग्नाइज होता है कि प्लेट फेक नहीं बनी। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी था कि ये जो लोग अपनी मर्ज़ी से प्लेटें बनवाते हैं या जो ऐसे वेंडर्स बनाते हैं, इनको ख़त्म करके तो हम सिक्योरिटी फ़ीचर नंबर प्लेट दें। अच्छा, उसके लिए पहला स्टेप हमने ये किया है कि इसकी हमने एक लॉ बनाया जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अदर देन एक्साइज एंड टैक्सेशन या गवर्नमेंट वो बंद कर दी है, और वो हमने उनके ऊपर क्रैकडाउन किया है, पकड़े भी गए हैं लोग, और ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। दूसरा उसका स्टेप ये है कि फिर ये जो पुरानी प्लेट्स हैं इनको रिप्लेस करें नई प्लेट्स में। उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन ने आपको पता मैसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी चलाई है, हम लोगों को इनकरेज भी कर रहे हैं कि वो जो है उसमें फौरी तौर पे अपनी प्लेट्स रिप्लेस करवाएं। और जो प्लेटें लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनको नई प्लेट डिलीवर करें। तो ये आप खुद इसको रियलाइज़ करेंगे कि अगर नंबर प्लेट्स एक जैसी हों और उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर हो, आपकी बनी बनाई प्लेटें गत्ते की, प्लास्टिक की या रंग बिरंगी प्लेटें नहीं होंगी, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा यूज़फुल होगा। सिर्फ एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए नहीं, बल्कि जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सड़कों पर चेक करती हैं उनको नंबर प्लेट से फ़ौरन पता चल जाएगा गाड़ी किसकी है, कौन चला रहा है, कहाँ से आया, मालिक का एड्रेस क्या है। प्लेट्स ना मिलने की वजह से ये बात सिर्फ डिपार्टमेंट तक नहीं गई, ये बल्कि हुकूमत के अवानों तक गई। ये वज़ीर आला ने नोटिस लिया, ऊपर से फिर नेशनल एक्शन प्लान आ गया। नेशनल एक्शन प्लान का दबाव हुकूमत पे पड़ा
कि जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं वो इलीगल हैं, रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई आपस में तो वज़ीर आला ने ऑर्डर किया कि जितनी भी प्लेटें जिसको नहीं मिल रही उसको पहुँचाई जाएँ। इसमें कसूर TCS कंपनी का भी था जिससे उनका मुआहदा हुआ है। तो अब लेकिन चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, प्लेटें टाइम पे पहुंच रही हैं, जिसको नहीं पहुंच रही वो आप फ़ौरन ऑफिस आए उसी दिन मिल जाती हैं, और जिनको नहीं मिल रही कम से कम 5 से 6 दिन का स्पैम लिया जाता है। क्योंकि एक ऐसी भी मिसालें हमें नज़र आई हैं कि लोग लाहौर पहुंच जाते हैं प्लेटें लेने, लेकिन प्लेट उनके अपने शहर फैसलाबाद या सरगोदा या सियालकोट पड़ी होती है। हमारे यहाँ टैक्स की 2 इस्लाहात इस्तेमाल की गई हैं, जिनमें एक एक्ट और दूसरी ऑर्डिनेंस है। एक्ट ऐसा कानून है जो पार्लियामेंट पास करती है, यानी मुल्क का वजीर आजम पास करता है, और ऑर्डिनेंस वो कानून जिसे सदर मुमलिकत पास करता है। टैक्स कई तरह के हो सकते हैं। एक फेडरल टैक्स, ये 2 किस्म का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स शामिल है। इनडायरेक्ट टैक्स में सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी शामिल है। इनकम टैक्स काबिले टैक्स आमदनी पर लागू होता है, यानी वो आमदनी जो किसी की टोटल इनकम में ज़कात, उशर, वर्कर्स वेलफेयर फंड्स वगैरह मिन्हा करके बचती है। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी टोटल इनकम कहलाती है। एक तो ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत सारी अनडॉक्यूमेंटेड है। मिसाल के तौर पे आप देखें रिटेल सेक्टर अनडॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा आप ये देखें कि बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिनके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं होता। तो टैक्सेशन इफेक्टिव करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि आपका सिस्टम जो है वो इनकम्स को, कंजम्पशन को, एसेट्स को और जो तमाम किस्म की जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको किसी सिस्टम के थ्रू ट्रैक कर ले, और आपके CNI के साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो एक जगह के ऊपर, जहां पता चले कि आपकी इनकम कितनी हो रही है और आपके खर्चे कितने और आपके एसेट्स कितने हैं। ये निज़ाम जो है ये अभी इस वक्त एवोल्यूशन के मरहले में, ये जो आपने देखा अभी रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट ने ये फाइलर और नॉन फाइलर का इसके अंदर रजिस्टर हो रहे हैं बहुत सारे। अभी फेडरल गवर्नमेंट के पास एक प्राल का सिस्टम है जिसके अंदर तमाम बड़ी बड़ी कंजम्पशन हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, गाड़ियों की परचेज़ है, प्रॉपर्टी है, प्लॉट्स हैं, इसका सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है। तो जब ये सारा होगा तो आप ये देखेंगे पिछले 2 साल के अंदर ये टैक्स टू GDP रेशियो जो है 10% से 12% को एक्सीड कर गई है। तो इंशाल्लाह ताला ये इंप्रूव करेगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की थी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत जल्दी होने वाला काम नहीं है। ये नहीं हो सकता कि 2 महीनों के अंदर हो। ये जो आप मगरबी मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ भी ये सिस्टम जो है ये कई दहाइयों के बाद इवॉल्व हुआ है। एक तो ये कि सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, लोगों को ये होना चाहिए कि ये जो हमारा टैक्स का पैसा है ये सही जगह के ऊपर खर्च होता है। उसके साथ साथ ये है कि टैक्स मशीनरी के इनकी मलकियत में तकरीबन 60,000 एकड़ जमीन है, लेकिन वो 1 रुपया भी टैक्स अदा नहीं करते। न्यूयॉर्क टाइम्स के चंद साल पहले की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कोई रुकने पार्लियामेंट ऐसा नहीं जिसके असासों की मालियत 10 करोड़ रुपए से कम हो, जबकि कुछ अरकान के असासों की मालियत $10 मिलियन से $50 मिलियन के दरमियान है। ये एक ऐसा निजाम है जिसमें चंद सौ लोगों के लिए करोड़ों लोग टैक्स देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स पे ये है कि मसलन लाहौर है, लाहौर में तकरीबन 6 लाख प्रॉपर्टीज हैं जिनसे इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना होता है। उसमें अब ये इन्होंने सारा सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया, जिसमें कहते हैं जी आप कंप्यूटर में घर बैठे जो शहरी या साइल है वो अपना टैक्स जो है वो चेक कर सकता है, और जो हमने इसको करप्शन फ्री बना दिया है। लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक है। देखिए, जब आप कहते हैं कि एक तो ये कि हर बंदे के पास मतलब छोटे दुकानदार से लेके एक घर तक जो है उसके पास कंप्यूटर पे इतनी एक्सेस नहीं है, ये उसको अगर कंप्यूटराइज भेजते हैं तो ये क्या करते हैं कि उसको कंप्यूटराइज जो टैक्स है जिसका कंप्यूटर में रिकॉर्ड है उसको भेजते ही नहीं है, ये खुद ही जाएंगे अपनी तरफ से। जब आप कहते हैं कि हमने टैक्स कंप्यूटराइज कर दिया है, तो लेकिन जब इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी सील करनी है या उसकी कुर्की या नीलामी करनी है तो ये वहाँ पे हाथ से बना हुआ नोटिस चिपका करते हैं। असूल तो ये होना चाहिए था कि अगर आपने टैक्स अदा नहीं किया तो आपकी जो जायदाद का या आपके खास तो कोई तदीबी कार्रवाई करने के लिए जो उन्होंने इक़दाम करना है वो भी कंप्यूटराइज हो ताकि उसका रिकॉर्ड हो। वो ये मैनुअल करते हैं। मतलब मेरा टैक्स 5,000 रुपये है, मैंने नहीं दिया तो ये 50,000 का मेरे घर के बाहर अगर नोटिस लगा के बाद में मुझसे ये 25 या 30,000 रुपये में मुकमुका करके चले जाते हैं, तो शहरी को पता भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो इनकी जो प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, अब देखें इस साल से यानी जो नया माली साल है, इस साल में इन्होंने क्या किया कि खाली जो प्लाट्स हैं, जो खाली प्लाट्स हैं, पहले ये होता था कि जो प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डिंग बनी है उसके कवर्ड एरिया जो होता है उस पर टैक्स लगाया जाता था। अब इन्होंने खाली प्लाटों पे भी लगा दिया। अभी उसकी कोई इस तरह के इनके पास कोई इतना रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड मैनेज कर रहे हैं, इनका जितना दिल करता है जैसे दिल करता है टैक्स भेज देते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, जो प्रॉपर्टी टैक्स वाले हैं उन्होंने वो प्रॉपर्टी टैक्स करने वाले इंस्पेक्टर खुद तो जाते नहीं है ना, वो अपना सारा जोन जिसको ये अपने एक इलाके को जोन और जो उसको उन्होंने अगर तकसीम किया उसको सर्कल बोलते हैं, वहाँ पर ये खुद तो जाते नहीं। उन्होंने अपने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं, बदमाश
बंदे हैं, ये जाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, हरासा करते हैं। इनका मकसद, इनकी कोशिश ये भी होती है कि टैक्स इकट्ठा होने के साथ साथ ज़्यादा इनकी अपनी जेबें भरें, यानी कि अपने आप माल इकट्ठा करने के लिए ये शहरियों को डरा धमका कर और उनको तदीबी कार्रवाइयों से खौफ और आसा करके ज़्यादा से ज़्यादा रकमें खुद बटोर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स होना चाहिए, हर मुल्क में होता है। हमारा तो स्ट्रक्चर ही दूसरों को कॉपी करके बना हुआ है, तो हम तो खुद ब्रिटेन लॉ को फॉलो करते हैं। अगर हम हॉलैंड को फॉलो करें, बाकी मुल्कों को फॉलो करें, तो प्रॉपर्टी टैक्स ज़रूर दिया जाए, लेकिन उसकी एक रेशो डिफाइन हो। उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्ज़ी से भेज दें, या जिस तरह लेस्को के बिल्स धड़ाधड़ घरों में पहुँच जाते हैं। तो जो एक कानून है उसके मुताबिक अगर आप टैक्स दे रहे हैं और ले रहा है डिपार्टमेंट, तो वो ठीक है। जहाँ तक रही टैक्स की कि आप हर साल उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपका सोशल सेक्टर इतना कमा नहीं रहा, आपकी पब्लिक नीचे से नीचे जा रही है, वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ तो रिलीफ आप दें। देखिए जी, दो चीज़ें इसमें, अब अवाम अपनी इनकम छुपा नहीं सकती। देखिए जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये लेता है महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन, जो वैसे इनकम टैक्स होगा वो आपका लेगा जो अपना FBR से कंसर्न है। अब प्रॉपर्टी बंदा छुपा नहीं सकता। देखिए कोई प्रॉपर्टी है वो ज़मीन पे मौजूद है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले एक फर्म से मुआहदा किया, लाहौर में जितनी 6 लाख प्रॉपर्टीज थी उसमें से 4.5 लाख प्रॉपर्टीज़ की इन्होंने मुख्तलिफ छतों पर चढ़ के सामने की तस्वीरें ली। और वो इनका असूल तो ये है कि ये जितनी भी किसी की प्रॉपर्टी है, आप अगर उसको नेट पर खोले तो उनकी तस्वीर आए, लेकिन वो सिस्टम अभी इनसे उस तरह नहीं हो सका जिस तरह ये चाहते थे। किसी की प्रॉपर्टी पे किसी की तस्वीर लग गई, किसी की, क्योंकि इसमें जो है इनकी अपनी मिली भगत भी होती है। ये खुद भी नहीं चाहते कि इस टैक्स इकट्ठा करने का निज़ाम इतना शफाफ हो जाए कि ताकि इनकी दिहाड़ियाँ ना लग सके, इसलिए खुद ही ये उसमें कुछ ना कुछ जो है वो उलझाव रहने देते हैं। लेकिन अब ये है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी, हाँ तो एक है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ज़ाती है और एक कमर्शियल है, इसमें तो ये लोग फ्रॉड कर सकते हैं कि ज़ाती प्रॉपर्टी का टैक्स तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ब्लैकमेल करने के लिए उसको ये किराएदार की प्रॉपर्टी या कमर्शियल शो कर दे। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि किसी की प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो उसका कमर्शियल और उसके रेट में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, मसलन 1-10 का फ़र्क है। मसलन अगर 100 रुपये टैक्स लगता है ज़ाती प्रॉपर्टी पे, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे वो 10 रुपये लग रहा था। इन्होंने इसका ये हल ढूंढा कि अब इसको करने के लिए 1-6 का फ़र्क कर दिया है ताकि दोनों में ना हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभी भी फ़र्क है। अब ये करते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पे है तो महकमा एक्साइज का अमला उनसे मिली भगत करके उसको ज़ाती इस्तेमाल की शो करके टैक्स जो है कम करके, तो उसमें जो है ना अपना जो है वो खजाने की बजाय अपनी जेब में भर रहे हैं। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी पर मुख्तलिफ किस्म के कानून लागू होते हैं, जिनमें चंद आमदनियों की अकसाम ये हैं: तनख्वाह की मद में हासिल होने वाली आमदनी, प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली आमदनी, बिजनेस से हासिल होने वाली आमदनी, शेयर्स वगैरह की खरीदो फरोख्त से हासिल होने वाला नफा की आमदनी। पाकिस्तान तकरीबन 20 करोड़ अफराद का मस्कन और दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी है, जहां सिर्फ 1% अफराद ही टैक्स दहिंदगान के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। गुज़िश्ता बरस हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर्स पर बैंकों के जरिए 50,000 रुपए से ऊपर के लेन देन पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स आयद किया गया था, जिसके बाद से कारोबारी तबके ने चेक के बजाय नकदी में कारोबार लेन देन में इजाफा कर दिया और जून 2016 में नकदी की गर्दिश में 31% तक इजाफा नोट किया गया। एक तो जैसे मैंने आपको कहा, कंप्यूटराइजेशन से एक बहुत बड़ा बिग डेटा जिसको कहते हैं, एक बिग डेटा हम मेंटेन करें जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है सारी प्रॉपर्टी से लेके कंजम्पशन तक सारी उस बिग डेटा के अंदर मेंटेन हो। उस बिग डेटा को यूज़ करने वाले कौन होंगे? फेडरल गवर्नमेंट का टैक्सेशन की मशीनरी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और लोकल गवर्नमेंट की। अच्छा, अब वो जब ये करेंगे तो ऑब्वियसली टैक्स के रेट्स भी आपको कम करने पड़ेंगे। ये आप ये देखें, उसकी एग्जांपल बेस्ट है प्रॉपर्टी टैक्स। ये प्रॉपर्टी टैक्स का मौजूदा जो हमने कंप्यूटराइजेशन के बाद हमने टैक्स रेट 20% से कम करके 5% कर दिया। जब हम 20% टैक्स ले रहे थे तो हमारा टैक्स 5 अरब रुपया इकट्ठा हो रहा था पूरे पंजाब में। जब हमने 5% लेना शुरू कर दिया तो हमारा टैक्स जो है वो 8.5 अरब के ऊपर चला गया है। तो कंप्यूटराइजेशन से ये टैक्स जो है जंप करके इंक्रीज़ हो गया रेट कम करने के बावजूद। तो ये जब हमारा इस तरह का सिस्टम एक बन जाएगा तो फिर हमें टैक्स के रेट कम करेंगे। जब टैक्स के रेट कम करेंगे तो वो लोग जो वॉलंटरी टैक्स देते हैं उनको ये फील होगा कि उनको वाकई रिलीफ मिला है, और वो लोग जो टैक्स चोरी करते हैं वो नेट के अंदर आएंगे तो उसका बेनिफिट डायरेक्ट उन लोगों को हो रहा है जो इस वक्त टैक्स दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप अगर लाहौर से शुरू करें तो लाहौर में एक ऐसा सिस्टम लॉन्च हो चुका है कि सबके लिए सबके लिए सेम सिस्टम है। आप नंबर प्लेट अगर कहें कि MNA MP है, उनकी भी फैंसी उतार दी गई हैं। रोज़ाना क्रैकडाउन हो रहा है लाहौर की सड़कों में। कोई भी गवर्नमेंट प्लेन को डिफ़ाइन किया गया है कि गवर्नमेंट प्लेट कैसी होगी, अगर ग्रीन भी लगेगी तो किसकी लगेगी, किसकी नहीं लगेगी, और जो फैंसी है वो तो बिल्कुल वाइप आउट हो गया।
तो जब लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, लोगों को पता चलेगा कि यार हमारे साथ भी बराबरी का सलूक हो रहा है, तो यकीनन कानून को फॉलो किया जाएगा और करना भी पड़ेगा हमें, क्योंकि ये सिर्फ चीज़ एक्साइज को खुश करने या ख़ुद को खुश करने या हुकूमत को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके शहर में इस वक्त सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, उनको भी सॉल्व करेगा। आप महकमे में जाएँ, आपका काम नहीं होता, महकमे के अफसर को मिलें, उसको मिलें, अपनी बताएं कि ये मुझे मसला है। और मेरा ख्याल कि ऐसा नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेंट, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ अब तो बहुत आगे माशाल्लाह हर बात में वो चला गया। देखें, टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, दूसरे टैक्सेस हैं, मैं हर टारगेट से अबव जा रहे हैं। और ये एक महकमे की वजह से होता है कि महकमे के हमारे जो डीजी साहब हैं ना, वो महकमे के आदमी हैं, मतलब हर एक शोबे का उनको पता है कि किसको, स्टाफ की भी उनको पता है और पब्लिकली भी पता है कि टैक्स रिकवर किस तरह करना है। और मेरा ख्याल जितना टैक्स रिकवर अब हो रहा है और जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने इस महकमे के लिए मतलब बंदों की तरक्कियां रुकी हुई थी, उनकी इवन के ACRA मुकम्मल नहीं थी, वो करवा के पहली दफ़ा हुआ कि जी उन्होंने महकमे को एक फ्रंट लाइन पे खड़ा कर दिया है। अब आप देखिए कि हर बंदे को काम पड़ता है, वो गाड़ी, मोटरसाइकिल, कारोबार, प्रॉपर्टी टैक्स, उसका अगर मकान है किसी लिए भी आएगा। और मेरा ख्याल अब तो नंबर 1 ये रेवेन्यू जनरेट करने वाला महकमा है मोटर टैक्सेशन का, तो ये है कि ये पंजाब में और ये लाहौर में 150-200 मिलियन, अब मुझे आज बताया किसी ने कि हम 27 तारीख तक 150 मिलियन था, 200 मिलियन पिछले महीने में जितनी रिकवरी थी उससे भी ज़्यादा है। और इसी तरह ही हम प्रॉपर्टी टैक्स में उसकी देखें, अब वहाँ भी मसला आता है जहाँ पे प्रॉपर्टी को टैक्स वगैरह नहीं देता या टैक्स वगैरह कुछ बंदे रह जाते, फिर उनको सील करके हमें टैक्स वसूल करना पड़ता, फिर उसका ये तरीका अख्तियार करना पड़ता है। तो पब्लिकली हमें तो यही है कि आप कॉपरेट करें, अगर मौके पे अगर आपको रोकते हैं तो आप कॉपरेट करें, उसको समझने की कोशिश करें। हाँ, उनसे फ़ायदा लें कि जनाब मुझे बताएं मैं कहाँ से प्लेट लूँ, आपको नंबर देते हैं, हर चीज़ करते हैं कि नहीं अगर आपको पता। अब तो खैर पता, TV अखबार सारे पढ़े लिखे बंदे हैं, हर चीज़ है दूसरे में। तो इनके लिए यही मैसेज है कि आप अपने तामन के साथ महकमे के जो बंदे हैं इनके साथ, और महकमे के बंदों का भी है कि भी आप इखलाक के साथ उनके साथ रवैया अपना अच्छा रखें और इनको फैसिलिटेट करें। 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो कि मीडिया के थ्रू सिर्फ जा सकती हैं लोगों को। एक तो ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि टैक्स असेस कैसे होता है, जो कि ऑब्वियसली हमारी लिमिटेशन है, हर एक बंदे तक नहीं जा सकते। मैस मीडिया लोगों को बता सकता है कि टैक्स असेस कैसे होता है। दूसरा, वो ये बता सकते हैं कि ये आपका टैक्स का खर्च करने का निज़ाम क्या है, कहाँ ये आता है, तो फिर खर्च कहाँ कैसे होता है। वो भी एक बजटेड सिस्टम है जिसके तहत आपका बजट एलोकेशन होती है। और आप ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जगह जगह देख रहे हैं, ये भी टैक्स के पैसों से ही होते हैं ना, जगह जगह इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। और तीसरा, मीडिया ये कर सकता है कि ये जो आप हाईलाइट करते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, किसी जगह के साथ किसी बंदे के साथ ज़्यादती है, ये ज़रूर हाईलाइट करें। हम इसको वेलकम करते हैं इसलिए कि आप हमारे बाजू है, आप हमारी आंखें हैं, हमें बताते हैं कि किधर क्या प्रॉब्लम है ताकि हम उसको ठीक कर सकें। मैं बतौर एक जर्नलिस्ट तो यही सजेशन दे सकता हूँ कि ये सारा सिस्टम हो सकता है, लेकिन जब आप सिर्फ महकमा एक्साइज की बात करते हैं तो आपको पूरे माशरे में सारे महकमों को देखना पड़ता है। यानी कि उसके सजेशंस ये हैं कि चाहे आप इसको कंप्यूटराइज कर लें, चाहे आप इसको जो है वो उसको कहें कि जी हमने इसमें करप्शन का खात्मा, जब तक करना तो काम इंसानों नहीं है ना, महकमे के ऑफिसर्स ने करना है। इन्होंने ये किया कि इंसेंटिव देना भी शुरू कर दिया था कि अगर आप एक हद से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करते हैं तो उतने में से इतने % आपको मिलेगा। आप तसव्वुर करें कि 5-5, 10-10 लाख रुपए इंस्पेक्टर्स को कमीशन मिला कि ज़्यादा करके, लेकिन उसके बावजूद ये रुक नहीं सका। इसकी तो यही है कि जो माशरे में जो है कि अपना जिस तरह सारा सिस्टम हो, एंटी करप्शन का सिस्टम हो, अगर कोई आपको करप्शन को तंग करता है उसको अवाम में अवेयरनेस हो। लेकिन हम सब जो है वो सहल पसंदी का शिकार हो गए, जिस वजह से ये तो पूरी सोसाइटी में जैसे तब्दीली आएगी तो महकमा एक्साइज में आएगी। अगर आप ये समझें कि सिर्फ एक तबके, एक महकमे में किसी सजेशन से तब्दीली आ जाए तो वो एक जो है वो मफरूजा ही हो सकता है, उसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं। अभी हम उस टैक्स की बात कर रहे हैं जो आमदन पर नाफिज है। सेल्स टैक्स, बिजली के बिलों में टैक्स, टेलीफोन और मोबाइल हत्ता के हर शय पर टैक्स की शरह 17% है, जिसकी जद आम आदमी की इस्तेमाल की हर शय आती है। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम शदीद करप्शन का शिकार है, जिसमें जो भी तरीका कार वज़ा किया जाता है वो तमाम तर गलत अंदाजों पर मुनहसिर होता है। दर हकीकत टैक्स का ढांचा ही गलत बनाया गया है ताकि बड़े बड़े अफराद इसका गलत इस्तेमाल कर सकें। ये निजाम पेचीदा होने के बाइस आम आदमी की समझ से बाहर है।